बिहार में बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है, बहुत सारे नए एलिजिबल वोटर्स बने हैं और बहुत सारे पुराने वोटर्स हैं जो कि अब वोटर नहीं हैं, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। मुझे अच्छे से याद है कि आज से 20 साल पहले हम लोग विश्वविद्यालय में एक बड़ा रिसर्च कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्रवासी लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको राशन कार्ड मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, और इस राशन कार्ड पाने मात्र में जो उनकी परेशानियां थी उन्हें देखकर हम हतप्रभ रह गए कि जब आप किसी को अपराधी सिद्ध कर दें, आप किसी व्यक्ति से कहें कि तुम सिद्ध करो कि तुम इस देश के नागरिक हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तुम बांग्लादेशी हो। इस बात का क्या मतलब? भारतीय चुनाव आयोग संविधान द्वारा इस शक्ति से और इस जिम्मेदारी से लैस किया गया है कि इस देश के लोग न केवल एक पारदर्शी तरीके से निर्वाचन करें, बल्कि उनका यकीन, उनका फेथ, उनका भरोसा इस व्यवस्था में बना रहे। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अभी हाल में बिहार चुनावों को लेकर, खासतौर से उनकी जो मतदाता सूची है उसे लेकर जो गतिविधियां चारों तरफ हो रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि ये कहावत के चलते आम जनता भयानक त्रस्त है। क्योंकि यहाँ दूध का जला जो है, उसके सामने जो दूध पेश किया जा रहा है वो लगता है अभी भट्टी से निकल रहा है और उसमें बाकायदा धुआं उठ रहा है और उससे कहा जा रहा है कि उसे पिए। आप जानते हैं कि बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव है और उसके लिए विशेष तौर पर अभी जून 2025 में चुनाव आयोग ने घोषित किया कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, यानी कि मतदाता सूचियों का में जो समीक्षा है वो की जाएगी, और ये सामान्य समीक्षा नहीं होगी, ये स्पेशल इंटेंसिव गहन समीक्षा होगी और उसके बाद जो नई मतदाता सूची बनेगी उसके अनुसार ही चुनाव किए जाएंगे। स्वाभाविक है कि इससे काफ़ी आशंकाएं चारों तरफ हुई। ये आशंकाएं कई स्तर पर हैं। इन आशंकाओं का एक कारण है वह तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जिस किस्म की विवाद पैदा हुए थे वे हैं। तमाम विपक्षी दलों ने ये कहा कि महाराष्ट्र के चुनावों में मतदाता सूचियों में कुछ गड़बड़ी हुई थी। अब यह गड़बड़ी कभी सिद्ध तो हो नहीं सकती, लेकिन कुल मिला के कहा गया कि काफ़ी गड़बड़ी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जो चुनाव आयोग ने उसके एक के बाद एक फैसले लिए, जिनमें से एक फैसला ये भी था कि जो चुनाव के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग है, अब उसे बहुत ज़्यादा दिन तक रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद उसे नष्ट किया जा सकता है। उसको बहुत कम करके 40-45 दिन कर दिया गया। इस वजह से हाल में इन चुनाव आयोग के प्रत्येक फैसले को बहुत गहराई से, बहुत नज़दीकी से उसकी परख की जा रही है और उसके आधार पर आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। तो आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो SIR है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, जो घोषित किया है, ये है क्या और इसके क्या दूरगामी या निकटवर्ती प्रभाव होने वाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग, उसने 2025 के जो चुनाव हैं जो कि नवंबर में होंगे, उससे पहले इस रिवीजन की घोषणा की है। इस रिवीजन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि एक्यूरेट, एरर फ्री चुनाव किए जा सके, यानी कि ऐसे चुनाव किए जा सके जो कि सटीक हों और जिनमें न्यूनतम त्रुटि हो। और ये कैसे किया जा सके, इसमें ये क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि कहा गया कि बिहार में बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है, बहुत सारे नए एलिजिबल वोटर्स बने हैं और बहुत सारे पुराने वोटर्स हैं जो कि अब वोटर नहीं हैं, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अनरिपोर्टेड डेथ्स हैं और एंड में एक चीज़ जोड़ी गई है कि इंक्लूजन ऑफ फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि घुसपैठियों का, अवैध प्रवासियों को का मतदाता सूची में नाम न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। अब यह इतनी चिंताओं को जन्म क्यों दे रहा है? ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट रिवीजन है, इससे पहले एक बार रिवीजन हुआ है, यानी कि जिसे हम इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। 2003 में बिहार में ये इंटेंसिव रिवीजन पहले से एक बार हो चुका है, जिसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट बदलाव किए गए थे।
लेकिन विपक्षी दलों और आम जनता की तरफ से ये जो 2025 का एसआईआर है, उसे लेकर बहुत चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। पहली चिंता तो स्वाभाविक तौर पर टाइमलाइन को लेकर की जा रही है। अगर आप जून 2025 में ये घोषणा करते हैं कि नवंबर में होने वाले चुनावों के लिए आप इंटेंसिव रिवीजन उससे पहले खत्म कर लेंगे, तब फिर कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि बिहार एक जनसंख्या के हिसाब से बहुत घनत्व वाला राज्य है। कम से कम 13 करोड़, बल्कि 13 करोड़ 80 लाख 2023 में उसकी जनसंख्या थी, जिसमें से माना जा रहा है कि 7.9 करोड़ इलेक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से देश के बड़े राज्यों में से है। लगभग 9 से 10% देश की जनसंख्या बिहार में रहती है। ऐसे में आप इतना इंटेंसिव रिवीजन जो है वह इतने कम समय में कर पाएंगे और बिना त्रुटि के कर पाएंगे, इसे लेकर लोगों के मन में आशंका है। ये जून के अंतिम सप्ताह में कहा गया कि इस रिवीजन को शुरू किया जाना है और कुल मिलाकर हर इलेक्टर तक, हर हाउस होल्ड तक एक फॉर्म दिया जाना है। और वो फॉर्म माना गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर दे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और इन फॉर्म्स को, इन इलेक्टर्स को वापस करना है और इस फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेज लगाने हैं। असली चिंता वहां से शुरू होती है, क्योंकि अगर आप पहले से मतदाता सूची में हैं और आपके पास एक इलेक्शन कार्ड जो ईपिक होता है, ईपीआईसी, वह है, इससे आपका मतदाता सूची में, नई मतदाता सूची में होना तय नहीं माना जा रहा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड भी है, तो इसे भी पर्याप्त नहीं माना जा रहा। एक लंबी सूची दी गई है दस्तावेजों की, और यह जिम्मेदारी इलेक्टर्स की है। मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि वो पर्याप्त दस्तावेज जमा करें, तभी उन्हें नागरिक माना जाएगा और उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अब इसने कई सारी चिंताएं जो है लोगों के मन में डाली है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जिस किस्म का राज्य बिहार है, या कोई भी राज्य, गरीब लोग जिनके पास हमेशा तमाम किस्म के दस्तावेज मौजूद नहीं होते। मुझे अच्छे से याद है कि आज से 20 साल पहले हम लोग विश्वविद्यालय में एक बड़ा रिसर्च कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्रवासी लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको राशन कार्ड मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। और इस राशन कार्ड पाने मात्र में जो उनकी परेशानियां थी, उन्हें देखकर हम हतप्रभ रह गए। आइडेंटिटी प्रूफ्स, किसी के लिए दस्तावेज हासिल करना कितना मुश्किल होता है, इसे लेकर हम लोग लगातार हैरान थे कि किसी प्रवासी के लिए कितना कठिन है, किसी गरीब व्यक्ति के लिए कितना कठिन है। ऐसे में अगर आप 14 करोड़ की जनसंख्या के तमाम मतदाताओं को, लगभग 10 करोड़ लोगों से, 8 करोड़ लोगों से ये कहें कि आप तुरंत ये दस्तावेज पेश कीजिए, नहीं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, तो ये एनुमरेशन जो है वो मुश्किल होने वाला है। ये गणना थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। लोगों के मन में से लेकर चिंताएं होने वाली। ये चिंताएं इसलिए भी होने वाली हैं कि जिस किस्म के दस्तावेज मांगे गए हैं, वे दस्तावेज आम तौर पर एक सामान्य व्यक्ति के पास, गरीब व्यक्ति के पास आसानी से उपलब्ध नहीं होते गांव देहात में। मसलन पासपोर्ट कहा गया, बर्थ सर्टिफिकेट कहा गया, आपकी जाति का प्रमाण पत्र कहा गया, ये कहा गया कि आपके पिताजी 2013 वाली जनसंख्या में जो उनकी मतदाता सूची थी उसमें शामिल थे या नहीं थे, या माता पिता शामिल थे या नहीं थे, आपके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, इस बात का बर्थ प्लेस और बर्थ का जो है आपको प्रमाण पत्र देना है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, 1987 से पहले किसी के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र कितना मुश्किल होता था, ये जानने के लिए आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। वे हमेशा संस्थाईकृत डिलीवरी से पैदा हुए लोग नहीं हैं। वो गाँवों में, देहात में, घरों में पैदा हुए लोग भी हो सकते हैं जिनके पास इस किस्म के सर्टिफिकेट आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। खैर, ये एक अलहदा बात है कि सर्टिफिकेट्स की मौजूदगी उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन ये आवश्यकताएं हैं जो कही गई हैं कि होनी चाहिए। इसमें लैंड रिकॉर्ड्स की बात की गई है, इस किस्म की दूसरी चीज़ों की बात की गई। लेकिन जरा इस बात को समझे कि कानूनी तौर पर इसका क्या मतलब है। और मुझे अपने विद्यार्थियों से, अपने दर्शकों से इसी लिहाज से इसे विश्लेषण करने की उम्मीद है कि आप इस बात को समझें कि जब कहा गया कि एक स्पेशल रिवीजन होगा इलेक्टोरल रोल्स का, और इस इंटेंसिव रिवीजन में आपको ये सिद्ध करना होगा कि आप नागरिक हैं और वैध मतदाता हैं, तब यह किसी भी विधि शासन, किसी भी विधि विज्ञान, किसी भी विधि दर्शन के हिसाब से आश्चर्यजनक बात है। देखिए, सामान्यतः बर्डन ऑफ प्रूफ
राज्य के पास होता है। मान लीजिए ये ठीक ऐसे है जैसे कि कोई व्यक्ति, आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और कोई अचानक पुलिस वाला आपको पकड़ ले और कहे कि इस इलाके में बहुत चोरी हो रही है, इसलिए तुम चोर। अब तुम सिद्ध करो कि तुम चोर नहीं हो। आश्चर्यजनक बात है। अब कानून के लिहाज से अगर आप सोचें कि आपको अचानक कोई सड़क से पकड़ कर ले जाए और जेल में बंद कर दे और कहे कि हम कह रहे हैं तुम चोर हो क्योंकि इस इलाके में बहुत चोरी होती है, अब यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम चोर नहीं हो। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि किसी भी प्रोसिक्यूशन में, किसी भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में माना जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूटर का होता है। यह राज्य का दायित्व है कि वह सिद्ध करे कि आपने चोरी की है, तब आपको सजा दी जाएगी। राज्य का दायित्व है कि वे सिद्ध करे कि आप नागरिक नहीं हो, तब आपसे आपका जो फ्रेंचाइज है, आपका जो मतदान का अधिकार है, मताधिकार है, वो छीना जा सकता है। लेकिन राज्य कहे कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सिद्ध कर रहे, तुम सिद्ध करो कि तुम नागरिक हो, तुम यहीं के निवासी हो, और भले ही आपका नाम पहले मतदाता सूची में है, आपके पास आधार कार्ड है, उससे हमें मतलब नहीं है। तुम आज के डेट में यह सिद्ध करो कि तुम एक वैध मतदाता हो, तो हम तुम्हें मतदाता मानेंगे, नहीं तो तुमसे तुम्हारा मताधिकार छीन लेंगे। मताधिकार छीनना किसी भी लोकतंत्र में दरअसल सत्ता छीन लेने के बराबर है। यह पहली बार नहीं हो रहा है। आपको अंतरराष्ट्रीय तरीके से समझना पड़ेगा कि पूरे अमेरिका में बार बार इस बात की बात की जाती है। अमेरिका में डिफ्रेंचाइज करने का एक आसान सा तरीका होता है कि वहां के ब्लैक्स को, वंचितों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। उनके प्ली बार्गेन की व्यवस्था में इस बात की बहुत आशंका होती है कि आपने उनको पकड़ा और उसके बाद कहा कि देखो, या तो तुम जेल में जाने के लिए मान जाओ, नहीं तो आपकी सजा बढ़ा देंगे। वो बेचारे जेल में चले जाते हैं। जैसे ही वो जेल में चले जाते हैं, उनसे मताधिकार छिन जाता है। डिफ्रेंचाइज करने का ये तरीका पहली बार नहीं हो रहा है कि जब आप किसी को अपराधी सिद्ध कर दें, आप किसी व्यक्ति से कहें कि तुम सिद्ध करो कि तुम इस देश के नागरिक हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तुम बांग्लादेशी हो। इस बात का क्या मतलब? लेकिन दरअसल यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिव रिवीजन लगभग इसे पूर्व धारणा की तरह, इसे एक प्रेमाइस की तरह रख रहा है कि इस समय, आज की डेट में, बिहार की जनसंख्या में जो वो 8 करोड़ लोग हैं जो कि 18 साल की उम्र से ज्यादा हैं, वे सब के सब अवैध हैं। वे सब के सब बांग्लादेशी हैं, ये देश के नागरिक नहीं हैं। अगर हैं तो सिद्ध कर दो। यानी कि अब नागरिकों पर यह दायित्व होगा कि उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप इस बात को समझें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, वह रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल जो है, इसके लिए ईसीआई को जिम्मेदारी देता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है इस एक्ट के तहत कि उन्हें रजिस्टर करना है। लेकिन यह कोई नागरिक है या नहीं है, ये हमें संविधान के जो शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे 1, 2, 3, 4 जो हमारे आर्टिकल्स हैं, वो हमें ये अधिकार देते हैं। इस देश में पैदा हुए हर एक व्यक्ति का के लिए नागरिकता उसका अधिकार है। दरअसल चुनाव आयोग आपसे नागरिकता छीन नहीं सकता है। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पे किया जा रहा है कि चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आपका रजिस्ट्रेशन, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन अब तक था, हमें हमारे द्वारा ही किए गए उस रजिस्ट्रेशन पे यकीन नहीं है। आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करो और हमारी शर्तों पर करो, सिद्ध करो कि आप बांग्लादेशी नहीं हो, सिद्ध करो कि आप, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिद्ध करें कि आप नागरिक हैं। हर एक व्यक्ति के लिए आसानी नहीं होगी। इसीलिए आप पाएंगे तमाम अपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, लगभग हर वह पार्टी जो बिहार में थोड़ी बहुत भी सक्रिय है, वह इस एसआईआर को का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि ऐसा करने से बहुत सारे लोग, अलग अलग संख्याएं आई हैं, 3 करोड़, 3.5 करोड़ तक का आ गया, ऐसे वोटर्स होंगे जो वैध वोटर्स होंगे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन इन जरूरतों की वजह से नहीं हो पाएगा। एक अन्य लोगों ने तो बाकायदा इसकी तुलना एनआरसी के साथ करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि सीए एनआरसी के मामले में पूरे देश में अशांति फैली थी जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था और कहा गया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो दरअसल जो नेशनल रजिस्टर है वह एनआरसी करने का है। आज ये सवाल लगभग वैध दिखाई देता है, क्योंकि याद कीजिए कि कितने साल बीत जाने के बावजूद सीए के तहत कितने लोगों को नागरिकता दी गई। आप उन्हें मुट्ठी भर लोग भी नहीं गिन पाएंगे जिन्हें सीए एनआरसी, जो सीए था, उसके तहत नागरिकता दी गई थी। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य दरअसल वो पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरसी करना था, और एनआरसी की जो यादें हैं वो फिर से, जो पूरे के पूरे असम में बहुत बड़ा मुद्दा बना था, वे फिर से इस एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बिहार का, उससे ताजा हो गई।
बहुत सारे लोग मानकर चल रहे हैं कि यह आपको नागरिकता से वंचित करने का एक तरीका हो सकता है। और यह जब हम कह रहे हैं यह एक नागरिकता से वंचित करने का तरीका हो सकता है, तो यह तमाम तबकों के लिए बराबर नहीं है। एक अमीर व्यक्ति को के लिए, जिसके घर में पासपोर्ट पर रखा हुआ है, उसके लिए इतना बड़ा सवाल नहीं है। फैसले लेने वाले लोगों के लिए इतना बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए समझने की कि क्या जमीन पर जब इसे लागू किया जाएगा, तब क्या वास्तव में ये इतनी बराबरी से लागू किया जाएगा? क्या ये हिंदू और मुसलमानों के लिए बराबर तरीके से एप्लीकेबल होगा? क्या यह गरीब और अमीर के लिए बराबर तरीके से एप्लीकेबल होगा? यह बड़ी ऊंची जाति और दलितों के लिए बराबर के तरीके से एप्लीकेबल होगा? एक बिहार में रह रहा गरीब मुसलमान, जरा सोच के देखिए, उसे यह सिद्ध करना, उसके बारे में यह सिद्ध करना किसी के लिए भी आसान हो जाएगा कि तुम भारतीय नहीं। इस देश में पैदा होने के बावजूद, इस देश की मिट्टी से जुड़े होने के बावजूद यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी कितनी अपमानजनक है कि बताइए कि आप, चूंकि आप एक धर्म विशेष से आते हैं, इसलिए आप सिद्ध कीजिए कि आप भारतीय हैं कि नहीं है। इस बिंदु को थोड़ा सा गंभीरता से समझने की जरूरत है कि साफ साफ वायलेशन है आर्टिकल 14 का, 19 का, 21 का, 325 का, 326 का, जो दरअसल आप लगभग कहा जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों से उनका मताधिकार छीना जा सकता है। और फिर ऐसी क्या जल्दबाजी है? 2000, जब हमने 2003 की बात की कि 2003 के बाद में रिवीजन हुआ था, उसके बाद लगातार चुनाव हुए, और फिर आप उस स्मृति को नहीं भूल सकते जो महाराष्ट्र चुनाव में हुआ। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से लगातार लोगों के मन में, आम जनता के मन में, विपक्षी दलों के मन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल है। चुनाव आयोग की जो लेजिटिमेसी है उनके एक्शंस की, उसे लेकर सवाल है। इसलिए चुनाव आयोग की अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग एक सरकार का कोई एक महकमा नहीं है। चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र के में जो फेथ है उसकी डिपॉजिटरी है। भारतीय चुनाव आयोग संविधान द्वारा इस शक्ति से और इस जिम्मेदारी से लैस किया गया है कि इस देश के लोग न केवल एक पारदर्शी तरीके से अब निर्वाचन करें, बल्कि उनका यकीन, उनका फेथ, उनका भरोसा इस व्यवस्था में बना रहे। ऐसा लगता है कि इस भरोसे को दरकाने की कोशिश कर। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने इस बात पर रिएक्शन नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और यह जो प्रक्रिया है एक पारदर्शी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ जो है वो मल्टीपल विजिट करेगा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ आप जाकर अपील कर सकते हैं, आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के यहाँ जाकर अपील कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार एम्फेसाइज किया कि ये जो रिविजन है ये एक लंबी प्रक्रिया से हो रही है, बहुत सारी शिकायतें थी इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, शायद आप भी महसूस करते होंगे, कि चुनाव आयोग ने ये जो कहा है इस पर लोगों का यकीन शायद उस पैमाने पर नहीं है। बिहार के संदर्भ में एक और चीज है, महाराष्ट्र के बारे में हमने बात की, और महाराष्ट्र में जब ये कहा गया कि इतनी तेजी से इसमें बदलाव क्यों हुआ, तो किस चीज को गिनाया गया? कहा गया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासन होता है, महाराष्ट्र में माइग्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए अचानक इतने सारे मतदाता उनकी सूची में जुड़ गए थे। यानी कि उनके लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाता सूची में इतने सारे मतदाता क्यों, कहां से आ गए? जब ये सवाल पूछा गया तो कहा गया कि हमने जो रिवीजन किया उस रिवीजन में चूंकि बहुत सारे प्रवासी ऐसे थे जो यहाँ रह रहे थे और इस वजह से हमने उन्हें जोड़ा है। ध्यान रखिए, प्रवासी कहां से आ रहे थे? बिहार वह राज्य है जहां से बहुत ज्यादा प्रवासी गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तरफ जाते हैं। प्रवासन और लोकतंत्र के बीच ये जो टकराव है, माइग्रेशन और डेमोक्रेसी के बीच की ये जो टकराहट है, इसे हमें तुरंत रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में अगर अंतर्देशीय मामले में कब बात करें तो इमिग्रेशन, और विद इन कंट्री की बात करें तब माइग्रेशन, वह महत्वपूर्ण चीज है जो आज के आर्थिक दुनिया की इसका सच है। लोग ट्रैवल करेंगे, काम के लिए ट्रैवल करेंगे, दूसरी चीजों के लिए ट्रैवल करेंगे, और बिहार जैसे राज्य जो दुनिया भर के लिए मजदूरों का स्रोत बने हुए हैं, उनके लिए तो ये चिंता और ज्यादा होगी। इसलिए अगर हम इस बिंदु को सटीक तरीके से, समय से हैंडल नहीं करते हैं तो क्या संकट है? पहला संकट, बहुत सारे लोगों का मतदान के अधिकार, जो कि लोकतंत्र की फाउंडेशन है, उससे वंचित हो जाना। दूसरा, लोगों का भरोसा चुनाव की प्रक्रिया से डिग जाना। ये बहुत डरावना है।
लोकतंत्र में जब तक यह भरोसा रहता है तब तक लोकतंत्र बचता है। लेकिन मान लीजिए कल को इस रिवीजन के बाद चुनाव हों और उन चुनावों में अ या ब, ए या बी कुछ भी रिजल्ट आए, दूसरा पक्ष जो हारा वह अगर ये कहे कि हम इस चुनाव को नहीं मानते क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया, मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया वैध प्रक्रिया नहीं थी, ऐसा होते ही हम एक लोकतंत्र से एक बनाना रिपब्लिक हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे देशों में जहां लोकतंत्र नहीं चल पाता, हमेशा यह होता है कि पराजित पक्ष लगातार कहता है कि चुनाव ठीक नहीं थे। इसलिए भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फाइनली, इस तरह की प्रक्रिया में वंचितों और गैर वंचितों के बीच का अंतर बहुत डरावना हो जाता है। इस बात की संभावना शायद ही कोई होगी कि कोई मध्य वर्गीय या उच्च मध्य वर्गीय व्यक्ति जो आज जिसके पास मताधिकार है कल उसके पास नहीं होगा। अधिकांश को मिल जाएगा क्योंकि वो उस किस्म के कागजात ला पाएंगे जिस किस्म के कागजात मांगे जा रहे हैं। वो अधिकतर के पास पासपोर्ट होगा, अधिकतर के पास लैंड रिकॉर्ड्स होंगे क्योंकि उनके पास जमीन होगी। कौन वंचित होगा? जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जो निम्न जाति से आते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। एक लोकतंत्र में अगर वोट देने का अधिकार भी आपकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से तय होने लगे तो हम शायद एक लोकतंत्र नहीं रह जाते। इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार, वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ये मामला केवल बिहार का नहीं है, तमाम नागरिकों को इस प्रक्रिया पर थोड़ा गहराई से देखना चाहिए और अपनी राय बनानी चाहिए।